बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन का खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ अपोजिशन की ये भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरह से सेनेट इंतखाबात ना हो पाएँ, सेनेट इंतखाबात को रुकवाया जाए। वहीं हुकूमत की जानिब से भी सेनेट इलेक्शन की पोलिंग को यकीनी बनाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि मुमकिन तौर पर फरवरी की किस तारीख को सेनेट इलेक्शन की पोलिंग हो सकती है, और सेनेट इलेक्शन की पोलिंग से पहले यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर हमें किस किस्म के दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की जो इंस्टॉलमेंट डेफर कराने से मुतल्लिक, एक साथ मौखर कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की इस दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद अक़सात मौखर करने की दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज और बहरिया टाउन का दिफा इन दरख्वास्तों पर किन वकला की जानिब से किया गया, ये भी बड़ी एक दिलचस्प खबर है। और हमारे पास एक तीसरी खबर भी है, लेकिन डिपेंड करेगा, अगर वीडियो के आखिर में हमारे पास वक्त बचा तो इस खबर पर हम बात करेंगे, और उस खबर का जो स्लग है, जो हेडलाइन है, वो अपने थंबनेल पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि किस तरह से सेनेट इलेक्शन जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, आपने जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं उनके कॉलम भी पढ़े होंगे। हर कॉलम निगार की जानिब से, चाहे वो PTI को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, यही बात उनके कॉलम में मेंशन की जाती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई जा रही है PDM के प्लेटफार्म से, इसका एक मतमा नज़र ये भी है कि किसी न किसी तरह से सेनेट इलेक्शन को रुकवाया जाए, ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट में किसी तरह से अक्सरियत हासिल ना कर पाएँ। अगर ये सेनेट इलेक्शन नाज़रीन हो जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान को सेनेट में इतनी अक्सरियत हासिल हो जाएगी कि इमरान खान को अपना कोई भी बिल, कोई भी कानून जो है वो सेनेट से पास कराने के लिए अपोजिशन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो इसी बात को देखते हुए अपोजिशन की जमातें इस इलेक्शन को रुकवाना चाहती हैं। लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना के इजलास में जिस तरह से इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराया जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और जो सेनेट का इलेक्शन फरवरी में कराना है, इस पर बाकायदा एक रिक्वेस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से की जाएगी। आप नाज़रीन को इन दोनों चीज़ों की तफसील बताने से पहले, जो शो ऑफ हैंड का मामला है, जिस पर एक रेफरेंस वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी, ये नाज़रीन ऐसा मामला है जिस पर हुकूमत को, इमरान खान को नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, और अपोजिशन का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। किस तरह से अपोजिशन का फ़ायदा है, हुकूमत का नुकसान है, ये भी आप नाज़रीन को मैं बता देता हूँ। क्योंकि नाज़रीन, हो सकता है मुमकिन तौर पर जो सियासी माहौल पाकिस्तान में चल रहा है, तो अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर ऐसे रुकने कौमी असम्बली हो सकते हैं जो इमरान खान के सेनेट के कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हों। लेकिन जब जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इलेक्शन होगा, सेनेट की पोलिंग होगी, तो फिर उन लोगों के लिए अपना शो ऑफ हैंड के ज़रिए इमरान खान के कैंडिडेट को वोट देना मुमकिन नहीं रहेगा। क्योंकि जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो उससे पता नहीं चलता कि किस कैंडिडेट को किस रुकने असम्बली की जानिब से वोट दिया गया है। तो ऐसी सूरत में अगर शो ऑफ हैंड सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर देती है, तो उसके बाद वो ऐसे मुमकिन तौर पर अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो इमरान खान के कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे, ओपन वोट के ज़रिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए अपनी पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, और फिर वो वहीं वोट करेंगे जहां उनके कैंडिडेट, उनकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट मौजूद होंगे। दूसरा जो मामला है कि इलेक्शन कमीशन में किस तरह से ये रुजू किया जाएगा, और मुमकिन तौर पर कौन सी तारीख हो सकती है जब सेनेट इलेक्शन की पोलिंग होगी। नाज़रीन, जो आइन का आर्टिकल 224 की सब क्लास 3 है, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि विद इन 30 डेज़ जो है वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा। 11 मार्च को जो सेनेट के जो आधे सेनेटर हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो 11 मार्च से आप 30 दिन अगर पीछे चले जाएंगे तो गालिबन ये फरवरी 12-13 से ऊपर की कोई तारीख बनेगी। और हुकूमत की कोशिश ये है कि सेनेट के इस इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाए कि 11 या 12 फरवरी से 15 रोज़ पहले या 12-13 रोज़ पहले जो शेड्यूल है सेनेट के इलेक्शन का, वो जारी कर दिया जाए, और पोलिंग के हवाले से जो भी तारीख रखनी है फरवरी की, इस हवाले से ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। लेकिन सेनेट का इलेक्शन जो है वो मार्च से पहले हो सकता है। इस बात को बाकायदा जो है वो यकीनी बनाने के लिए अब हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी। तो दिलचस्प सूरत हाल या दिलचस्प मनाज़र हमें किस तरह से इलेक्शन कमीशन के बाहर देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, जैसा कि अपोजिशन की जानिब से कह दिया गया है कि अगर 31 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होते, असम्बली को तहलील नहीं करते, तो हम अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में आ जाएंगे। और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए कि यहाँ डी चौक के सामने वो धरना देंगे।
तो डी चौक के सामने जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में आ जाएंगे 1 फरवरी के बाद, तो दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से बन सकती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ये सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए हमारी ये तहरीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, इसका सेनेट इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर राना सनाउल्लाह की बात ये दुरुस्त है तो एक तरफ तो अपोजिशन के लोग यहाँ पर डी चौक पर आकर बैठे होंगे, धरना दिए बैठे होंगे, डी चौक पर नहीं या इस्लामाबाद किसी और जगह पर बैठे होंगे, तो एक तरफ तो वो अपने मुमकिन तौर पर इस्तीफ़े यहाँ पर नेशनल असम्बली में पेश कर रहे होंगे, दूसरी तरफ उनके पार्टी के जो सेनेट के जो कैंडिडेट्स होंगे वो कहेंगे जी मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी सेनेट की नशिस्त के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो जाके जमा करा दूं, 2 अपने MNAs को साथ लेके जाएगा ताकि उसकी एप्लीकेशन को वो सेकंड कर सके, अप्रूव कर सके। तो ये दिलचस्प किस्म के मनाज़र हमें यहाँ पर सेनेट इलेक्शन से पहले, सेनेट की पोलिंग से पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर या यहीं पर इस्लामाबाद में हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी जो खबर है नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में कल बहरिया टाउन ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट हैं, जो 460 अरब कराची प्रोजेक्ट के हवाले से बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं, उसकी 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट हैं उसे डेफर किया जाए, उन्हें मौखर किया जाए और 3 साल के बाद फिर हम इन अक़सात की अदायगियाँ जो है वो शुरू करेंगे। तो आज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस मुनीर बख्तर शामिल थे। और वकालत किसने की? बहरिया टाउन की और मलिक रियाज की। वकील जो थे उसमें एक अली ज़फ़र साहब थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वज़ीर आज़म इमरान खान के भी वो मुख्तलिफ़ केसेस में वकील रह चुके हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरे जो वकील थे वो सलमान असलम भट्ट थे, जो माजी में नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं। और पनामा का जो पहला फेज़ हुआ था जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली पे की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था, उसमें नवाज शरीफ का दिफा करने के लिए सलमान असलम भट्ट पेश हुए थे। और वो तारीख़ी जुमला सलमान असलम भट्ट ने ही अदालत में कहा था कि जो नवाज शरीफ ने पनामा स्कैंडल के हवाले से पार्लियामेंट में जो बयान दिया था, अपने सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, लंदन फ्लैट्स की ख़रीदारी के हवाले से जिन ज़राए का जिक्र किया था वो एक सियासी तकरीर थी नवाज शरीफ की। तो सलमान असलम भट्ट ने भी आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज और बहरिया टाउन की इस दरख्वास्त पर उनका दिफा किया। सबसे पहले दलाइल का आगाज़ किया गया सलमान असलम भट्ट की जानिब से। उनका ये कहना था कि कोविड की वजह से जो हमारी अदायगियों का अमल है वो मुतासिर हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से हमें बहुत सारे हमारे बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, बहुत सारे हमें माली और माशी मुश्किलात का सामना है। और आगे चल के उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की जो एक तकरीर थी, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो खिताब किया गया था, जिसमें इमरान खान साहब ने यह कहा था कि पूरी दुनिया को जो है वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें एक कंसेशन देनी चाहिए जो कर्ज़े दिए गए हैं। इसी तरह से सलमान असलम भट्ट की जानिब से स्टेट बैंक की कुछ रिपोर्ट का हवाला दिया गया, इकनॉमिक सर्वे का हवाला दिया गया और ये बताया गया कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है, जो GDP ग्रोथ है, वो मनफी 0.4 जो है वो इंडिकेट की गई है हुकूमत की जानिब से। इसी तरह से ये भी कहा गया कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कोरोना की वजह से स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 30 से 40% कमी हुई है और कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब किए हैं। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन जो कि आज इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत तो कह रही है कि मईशत जो है कोरोना के बाद, पहली वेव के बाद अपने ट्रैक पर आ चुकी है और आपकी जानिब से इस किस्म के दलाइल दिए जा रहे हैं कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आपका जो बहरिया टाउन है वो नीचे जा रहा है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो सलमान असलम भट्ट ने कहा कि जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी वो 2009 की थी और 2009 की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने 2020-2021 के माली साल और माशी सूरत हाल का अहाता किया गया था। सलमान असलम भट्ट ने कहा कि यूएई में तकरीबन जो है वो 14 लाख लोग जो है उनकी रोज़गार, उनका जो मुलाजमतें हैं, जो नौकरियां हैं वो स्टेक पर हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में 15 लाख के करीब जो है वो लोगों की नौकरियां जो स्टेक पर आ चुकी हैं। और भी हवाला दिया गया जो एमिरेट्स एयरलाइन है कि उन्होंने अपने 9000 लोगों को निकाल दिया है। तो अदालत का ये कहना था कि सलमान असलम भट्ट साहब, आप जो दीगर बाहर के जो एक एंटिटीज़ हैं उनके आप हवाले दे रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि कोरोना की वजह से ख़ास तौर पर बहरिया टाउन किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, कोरोना के, कोविड के नेगेटिव असरात जो है वो किस तरह से बहरिया टाउन की जो बिज़नेस है उस पर पड़े हैं। हमें इस हवाले से अगर आपके पास कोई इदाद शुमार हैं तो वो अदालत के सामने रखें, तो फिर इस दरख्वास्त को सुना जा सकता है, इस मामले पर गौर किया जा सकता है। तो सलमान असलम भट्ट साहब ने यह कहा कि जो इकनॉमिक सर्वे है वो भी हमारा ही सर्वे है, हमारे बहरिया टाउन का ही सर्वे है, क्योंकि उसमें पूरी मुल्क की जो मैशत है उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। तो इकनॉमिक सर्वे को देखने के बाद हम ये चाहते हैं कि ये
जो इंस्टॉलमेंट हैं 3 साल की 2023 तक, सितंबर 2023 तक, इसे डेफर कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि बहरिया टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका बाकायदा वो अपना ऑडिट कराते होंगे। आप हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट लेकर आएँ कि किस तरह से कोरोना जो है वो आपके इस बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है। तो सलमान हसन बट ने ये कहा कि हमारा जो इनकम फ़्लो है वो कम हो गया है, हमारे मेम्बरान इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिस पर तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तो पूरी जो तामीराती सेक्टर है उसे तो बड़ा एक पैकेज दिया गया है माली तौर पर, जिस पर सलमान हसन बट ने कहा कि रियल इस्टेट के बिज़नेस को किसी किस्म का पैकेज जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। लेकिन अदालत का ये कहना था कि आप अदालत में ठहर कर अमूमी बातें कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई हक़ाइक़ हैं, आपके पास कोई इदाद शुमार हैं, अदालत के सामने लेकर आएँ। बल्कि अदालत का ये भी कहना था कि जो बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट के हवाले से आपने 460 रुपये देने हैं, तो कराची का प्रोजेक्ट तो पहले ही बहरिया टाउन की जानिब से मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त किया जा चुका है। ज़मीन आपके कस्बे में है, ज़मीन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन को आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो फिर उस पैसे की अदायगियों में आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, पैसे तो आपको अदा करना होंगे। और ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि आज आप 3 साल की रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कि कोरोना की वजह से 3 साल तक इन अदाइयों को मौखर कर दिया जाए, फिर आप 3 साल के बाद दोबारा आ जाएंगे कि कोरोना की वजह से हमारी जो बिज़नेस है दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका, 6 साल की आप मज़ीद हमसे मोहलत मांगेंगे। तो इस तरह से बात नहीं चलेगी। और ये दलाइल सुनने के बाद, सलमान हसन बट और अली ज़फ़र के दलाइल सुनने के बाद, अदालत ने बहरिया टाउन की इंस्टॉलमेंट मौखर करने से मुतल्लिक़ तमाम दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया है। मुख्तसर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और अदालत का ये कहना है कि तफसीली ऑर्डर जो है वो, तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा।